नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर नेत्रा और शीला दोनों ही अब तक यहाँ पर एक दूसरे से हाथापाई करते हुए ही यहाँ पर इस लैब तक पहुँच जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद अब शीला देखती है कि यहाँ पर किसी के खून गिरा हुआ है। अब उसे देखकर अब यहाँ पर नेत्रा कहती है ये किसका खून है। उस पर अब शीला कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अब नेत्रा शीला से कहती है देख तुम्हारे पास बस ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इसके बारे में पता करना होगा। और साथ के साथ उसे नेत्रा से पता चलता है कि स्वाति मल्होत्रा यशवंत और कवीना अवंतिका की बेटी थी, क्योंकि शीला तो अब तक यही सोच रही थी कि ये उसके पापा की अय्याशी का नतीजा है। शीला इधर अपने ही ख्यालों में थी। वो यही सोचती है कि एक मिनट अगर वो स्वाति से उसके पापा यानी कि यशवंत मल्होत्रा इतना ही प्यार करते तो उन्होंने कभी मुझे रोका क्यों नहीं, क्योंकि पापा तो अच्छी तरह से जानते थे कि मैं स्वाति मल्होत्रा से यानी कि अपनी बहन से कितनी नफरत करती हूँ। और अगर उन्हें इतना प्यार होता तो उन्हें मेरी हर एक साजिश के बारे में अच्छी तरह से पता है। इवन उन्होंने भी तो खुद उसकी मौत में वो भी तो इन्वॉल्व हुए थे। तो उन्होंने मुझे ये सब करते हुए क्यों नहीं रोका। यहाँ शीला का दिमाग कब पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नेत्रा ने उसे वो सच बता दिया था जिसके ऊपर अब वो यकीन भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ शीला भी अपने इन्हीं ख्यालों में थी। तो वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अब तक अनिका भी गुलेरिया हाउस में पहुंच जाती है। गुलेरिया हाउस के बाहर अभी अनिका की कैब आकर रुकती है। जैसे ही ये कैब अब गुलेरिया हाउस के बाहर निकली तो अब अनिका जल्दी से उस कैब से निकल जाती है और अब वो गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगती है। अनिका जैसे ही गुलेरिया हाउस के हॉल तक पहुंचती है तो वहां पर अनिका को ज़्यादा कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए अनिका को वहां पर सिर्फ शारदा दिखाई देती है। इसलिए अनिका अब शारदा से कहती है कि आंटी अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब शारदा कहती है बेटा आओ देखो ना ये सब क्या हो गया है। देखो वो सब हो गया है जिसके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। शारदा की इस बात पर अब अनिका कहती है आंटी आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, माँ पापा ये सब कहाँ हैं। अब अनिका की इस बात पर अब शारदा कहती है बेटा वो आपके मामा यानी कि किशन मल्होत्रा और क्रिश वो दोनों ही अभी मेडिकल रूम में है। वो क्या है ना कि अंजलि मल्होत्रा वो तब से यहीं पर ही थी और अब जब से उन्हें ये सब पता चला है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो मानो किसी सदमे में है। तो वो दोनों तो उनके पास गए हुए हैं और आपकी नानी माँ बच्चों के रूम में गई हैं। वो स्वाति मैडम के साथ हैं और बाकी सभी अपने अपने रूम में हैं। शारदा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक आंटी मैं बच्चों के रूम में ही जा रही हूँ। फिर अब अनिका की इस बात पर शारदा कहती है ठीक है मैं आप सभी के लिए वहीं पर ही कॉफ़ी भिजवाती हूँ। शारदा की इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है। और यहाँ पर अभी अनिका बच्चों के रूम की तरफ ही जाने लगती है तो वहीं शारदा अभी किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद क्योंकि शारदा को पता था कि बच्चों ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है तो यहाँ पर यश और लतिका के लिए हॉट चॉकलेट बनाने लगती है। तो वहीं बाकी सभी के लिए शारदा कॉफ़ी बनाने लगती हैं, क्योंकि शारदा को पता था किसी ने भी कुछ भी नहीं लिया है। और साथ में वो ये बनाते हुए ही सोचती है अच्छा हुआ कि अनिका बिटिया यहाँ पर आ गई है। अब वो सभी को संभाल लेगी, वो लतिका को बिल्कुल भी भूखा नहीं रहने देगी। वो कुछ भी करके उन्हें जरूर कुछ ना कुछ तो खिला देगी, क्योंकि लतिका तो बिल्कुल कुछ भी खाने पीने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो तो पानी भी नहीं पीना चाहती। और ये सोचते हुए ही शारदा अब लतिका के लिए साथ के साथ एक टोस्ट ऑमलेट भी बनाने लगती है। तो वहीं अनिका भी अब तक वहाँ पर आ जाती है और अब वहाँ पर आने के बाद अनिका बच्चों के कमरे को नॉक करने लगती है। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो यहाँ पर दरवाजा यश ने खोला था। सामने यश को देखकर अब अनिका कहती है क्या बात है यश, आज यश अपनी बहन के साथ है।
इस बात पर अब यश कहता है, बुआ अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। अब देखिए ना, आप ही लतिका को समझाइए। वो क्या है ना कि लतिका तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो बस लतिका को ज़्यादा बुरा ना लगे इसलिए बस लतिका के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो है कि वो तो किसी की बात ही नहीं सुन रही। वो जब से वो बस कब से आलिशा बुआ से ही मिलने की जिद किए जा रही है। और आपको तो सब पता ही चल गया होगा ना बुआ। और सच बताऊं तो मुझे लतिका की काफ़ी चिंता भी हो रही है, क्योंकि सुबह से लतिका ने कुछ भी नहीं खाया है, इवन उन्होंने पानी तक भी नहीं पिया है। यश की ये बात सुनते ही अब अनिका यश के साथ अब यहाँ पर अंदर कमरे में आ जाती है। इधर अनिका जैसे ही बच्चों के कमरे के अंदर पहुँचती है तो वो देखती है कि नानी माँ यहाँ पर बेड के पास ही हैं। तो वहीं लतिका अभी स्वाति मल्होत्रा को हक करते हुए ही बेड पर लेटी हुई थी। और यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब लतिका के सिर पर अब अपनी थपकियाँ दे रही थी, प्यार भरी थपकियाँ, जिससे लतिका को थोड़ा सा अच्छा फील हो। इधर एकदम से अनिका को वहाँ पर देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आओ अनिका हमारे पास आकर बैठो बेटा। अब ये सुनते ही अनिका भी वहाँ पर आकर बैठ जाती हैं। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अब तुम ही संभालो अनिका इसे। ये लड़की तो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद ये तुम्हारी कुछ बातें सुन ले। मैंने ना जाने कितने ही कोशिशें की हैं इसे समझाने की, इसे संभालने की, लेकिन ये तो बस एक ही जिद लगा कर बैठी हुई है। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आजा मेरे बच्चा। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी बाहू को लतिका के लिए फैला देती है। तो वहीं लतिका भी अब जैसे लतिका ने अनिका को यहाँ पर देखा और जब उसने अनिका को इस तरह से हक करते हुए देखा तो अब लतिका कहती है, मासी हमारी रानी माँ कब तक आएंगी? आपको तो उनके बारे में जरूर पता ही होगा ना। प्लीज मेरी रानी माँ को बुला दीजिए। लतिका की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर नानी माँ के चेहरे पर भी एक उदासी छा जाती है, क्योंकि नानी माँ पहले भी दुखी थी, लेकिन इस तरह से इस बच्ची को इतना परेशान होता हुआ देखकर अब नानी माँ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब उनके हाथ पर अब अपना हाथ रखती हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने नानी माँ को इस तरह से इमोशनल होते हुए देख लिया था, क्योंकि लतिका के ये शब्द सुनकर अब नानी माँ की आंखों में भी पानी आ गया था। इधर अब स्वाति मल्होत्रा अब उनके हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें थोड़ी सी हिम्मत देते हुए कहती है, माँ आप खुद को संभालिए। अगर आप ही इस तरह से हिम्मत छोड़ देंगी तो फिर अंजलि को कौन संभालेगा? अरे अंजलि की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे इन दोनों की मौत का गहरा सदमा लगा है, इसलिए प्लीज आप संभालिए, आप बड़ी हैं। अब स्वाति की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, स्वाति बेटा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम ही हमारे साथ चलो ना, क्योंकि वो देखो ना, इस उम्र में शायद मैं अंजलि को नहीं संभाल पाऊंगी। अगर तुम वहाँ पर हमारे साथ रहोगी तो तुम अंजलि को भी संभाल पाओगी। और क्योंकि अंजलि तो तुम्हारी फ्रेंड भी तो है ना, तो देखो एक फ्रेंड होने के नाते अंजलि तुम्हारे साथ अपने दुख को भूलने की शायद कोशिश करेगी। इसलिए कुछ समय के लिए देखो तुम हमारे साथ चल सकती हो। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, माँ ये कैसे पॉसिबल है? अरे आपको तो पता ही है ना कि मैं इस तरह से गुलेरिया हाउस से नहीं जा सकती हूँ। अब मैं इस घर की बहू हूँ, यहाँ पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब मेरी इस परिवार के प्रति अब मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आकाश के साथ क्या हुआ है ये तो आप भी जानती ही है ना। वैसे आप एक काम ही कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए, अंजलि को यही मेरे पास ही गुलेरिया हाउस में छोड़ दीजिए। यहाँ पर सभी लोग हैं तो यहाँ पर इतने सारे लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। वो क्या है ना कि मल्होत्रा हाउस में तो अब श्वेता की भी शादी हो गई है और किशन और कृषि बचे, तो वो लोग भी अपने अपने काम से बाहर ही रहते हैं। अगर वो मल्होत्रा हाउस में अकेली रहेगी तो वो फिर से इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती रहेगी। इसलिए आप ये काम कर सकते हैं, उन्हें मेरे साथ यहीं छोड़ दीजिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें मल्होत्रा हाउस चलने के लिए कहा।
अब नानी माँ की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, माँ आपका मुझ पर पूरा हक बनता है, लेकिन मुझे यहाँ पर भी तो अपने काम करने हैं ना। ये सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर फिर से बच्चों के रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। अब यहाँ जैसे ही फिर से बच्चों का कमरा का दरवाजा नॉक हुआ तो अब यश कहता है, मैं देखता हूँ कि अब कौन आया है। और ये कहते हुए ही अब यश बेड से उठकर अब वो दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही यश ने यहाँ पर दरवाजे को खोला तो सामने शारदा आंटी खड़ी हुई थी। शारदा आंटी को देखकर अब यश कहता है, आइए आंटी। इधर यश की ये बात सुनते ही अब शारदा आंटी भी अंदर की तरफ आ जाती है। शारदा आंटी ने यहाँ पर अपने हाथ में एक ट्रे लिए हुए थी, इसलिए अब अपने साथ लाई हुई उस ट्रे को शारदा आंटी सबसे पहले वहाँ पर टेबल पर रख देती है। और अब उस ट्रे को रखते हुए कहती है, अनिका बेटा अब आप ही लतिका को खाना खिला दीजिए। वो क्या है ना कि सुबह से लतिका ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो अब आप आ गई हैं तो आप ही प्लीज इसे खिलाने की कोशिश कीजिए। शायद आपके कहे से ये कुछ समझने को तैयार हो, नहीं तो अगर ये इसी तरह से जिद करती रहेगी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शारदा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है आंटी, वो देखो ये खाएगी तो ज़रूर। अब ब्रेकफास्ट में मासी को जो इसे कंपनी जो देनी है, क्योंकि अगर ये ऐसे करेगी तो इसकी मासी भी बिल्कुल नहीं खाएगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, अनिका ये क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है? वैसे मारवा हाउस में खाने की कमी तो नहीं हो गई है ना बेटा, जो तुम इतना समय हो गया है और तुमने अब तक खाना नहीं खाया? क्योंकि ये खबर तो काफ़ी देर बाद सबको पता चली है। इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं बस उस काम को करने के लिए जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई। ये सुनते ही अब शारदा कहती है, अरे अनिका बेटा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम आपके लिए भी कुछ ब्रेकफास्ट बना कर ले आते। शारदा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, इतना काफ़ी है शारदा आंटी, और वैसे भी ये लतिका और रिया दोनों एक जैसी ही हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है ये दोनों कितना खाती हैं, इसलिए ये बस चिड़िया के दाने जितना ही तो खाती हैं, बाकी जो बचेगा वो मैं खा लूँगी। ये सुनते ही अब शारदा कहती है, ठीक है बेटा, और ये कहते हुए ही शारदा वहाँ से जाने लगती हैं। तो वहीं अनिका बेग वहाँ से मग उठाकर अब स्वाति मल्होत्रा को दे देती है, तो एक नानी माँ को दे देती है, क्योंकि इन दोनों के लिए वहाँ पर कॉफ़ी बनकर आई थी। और वो भी यश से कहती है, यश आप भी कुछ खा लो बेटा। अपनी बुआ की ये बात सुनते ही यश कहता है, हाँ बुआ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं होमवर्क करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, देखो थोड़ा सा खा लो। इस बात पर अब यश कहता है, मैं थोड़ा सा हॉट चॉकलेट पी लूँगा बुआ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर आप हॉट चॉकलेट पी लो। और यहाँ पर अब वो लतिका से कहती है, लतिका चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं बेटा, मासी को तो देखो बहुत जोरों से भूख लगी है। और एक बात बताऊं, मुझे भी पता है कि आप भी ब्रेकफास्ट में हमारा साथ जरूर देंगी, आप इस तरह से अपनी मासी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगी ना। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब लतिका, जिसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो अब कहती है, ठीक है मासी। और ये कहते हुए ही लतिका अब यहाँ पर हाफ टोस्ट और हाफ आमलेट खाती है। और अब वो कहती है, अब बस मासी, अब इससे ज़्यादा हम नहीं खा पाएंगे। आपको कंपनी देने के लिए मैं बस इतना ही खा सकती थी। अब लतिका की ये बात सुनते ये अनिका कहती है, पूरा ये जो आपके हाथ में है इसे तो प्लीज़ पूरा फिनिश करो बेटा। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, मासी मेरा हो गया है। और ये कहते हुए ही लतिका अब अपने हॉट चॉकलेट को उठाकर पी लेती है। और अब लतिका कहती है, मासी अब आप भी खाओ ना, देखो आपके कहने से मैंने थोड़ा बहुत खा लिया। लतिका की ये बात सुनते ही अब अनिका भी वहाँ पर वार्म मिल्क को एक बाउल में डालती है और उसमें कॉर्नफ्लेक डालकर वो जैसे ही शुगर को उसमें डालती है, तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, संगत का असर साफ दिख रहा है अनिका। ये देखकर तो अब नानी माँ भी कहती है, ये वही अनिका है ना जिसे खाने के लिए जो मिल जाए बस जल्दी से पेट में डाल लेती थी।
चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी। ये कभी इसने खाने में कभी भी ड्रामे नहीं किए। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ वो मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे दोनों बेटे भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो बस इसीलिए मुझे भी उनके साथ होना पड़ रहा है। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा तो तुम और रिया अलग कैसे हो फिर? यहाँ पर ये सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल थी, तो यहाँ पर अब अनिका अपना ब्रेकफास्ट करने लगती और कहती है, पता नहीं यहाँ कुछ ही देर में अब अनिका ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था और अब वो ब्रेकफास्ट की ट्रे को टेबल पर रखते हुए ही अब वो नानी माँ की तरफ देखती है। जैसे ही अनिका ने यहाँ पर नानी माँ की तरफ देखा तो तभी अनिका को अचानक से कुछ याद आ जाता है और अब वो लतिका से कहती है, लतिका बेटा, बड़ी रानी कहाँ है? अनिका की इस बात पर अब लतिका कहती है, पता नहीं मासी, मुझे उनके बारे में नहीं पता। और वो यश की तरफ देखकर कहती है, चलो यश, हम बड़ी रानी को ढूंढने के लिए चलते हैं। ये सुनते ही अब यश कहता है, ठीक है। यहाँ बच्चों को इस तरह से अब जाता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, बच्चों देखो, इस घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, और हाँ, गार्डन में भी जाना हो तो देखो किसी बड़े के साथ जाना, तुम अकेले वहाँ गार्डन की तरफ भी नहीं जा सकते हो। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब यश कहता है, ओके चाची दादी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वहीं अब लतिका कहती है, ठीक है चाची नानी। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं बच्चे अब बड़ी रानी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं अनिका उठकर अब दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है, क्योंकि अब अनिका नानी माँ से जो बात करने वाली थी, अनिका नहीं चाहती थी कि वो इस कमरे से बाहर जाए, इसलिए सबसे पहले वो दरवाजे को बंद कर देती है। और अब अनिका नानी माँ के सामने आ जाती है और अब वो नानी माँ से कहती है, नानी माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अनिका की ये बात सुनकर अब नानी माँ कहती है, हाँ अनिका, पूछो ना, तुम क्या पूछना चाहती हो? नानी माँ किस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, नानी माँ, कवि अवंतिका ने नाना जी के बच्चे को जन्म कैसे दिया था? मुझे ये जानना है। क्या उन्होंने आपको धोखा दिया था? क्या उनके कवि अवंतिका के साथ नाजायज संबंध थे? ये सुनते ही अब नानी माँ काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि नानी माँ ने तो इस सबक के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उसके कानों में अपनी फ्रेंड के लिए ये सब सुनने के लिए भी आएगा। इसलिए नानी माँ हैरानी से अनिका को देखने लगती है कि आखिर अनिका ये कैसा सवाल पूछ रही है। और वो कहती है, तुम्हें किसने ये बात बताई है अनिका? तुम ये बात कैसे सोच सकती हो? वो भी मेरी दोस्त के बारे में। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो मुझे शीला मौसी ने कहा था, और यही वजह है ना जो वो माँ से इतनी नफरत करती है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें मुझे शीला के द्वारा ही पता चली हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अरे शीला का तो सच में दिमाग खराब हो गया है। अगर उसके मन में ऐसी कोई बात थी भी तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। अरे मुझे का सालों पहले इस बात का पता चल गया होता कि वो स्वाति के बारे में ये सोच रही है। तो यहाँ पर नानी माँ की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, माँ सच क्या है? देखिए, अब यहाँ पर मेरे भी वजूद पर अब सवाल उठने लगे हैं, इसलिए प्लीज जो भी सच है आप मुझे ये बताइए। ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, स्वाति तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना बेहतर है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी दोस्त की बेटी हो। मैं बस तुम्हें यही बता सकती हूँ, और हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर दो, लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से कम प्यार कभी भी नहीं किया है। ये बात तो तुम भी जानती होगी, क्योंकि मैंने कभी भी तुम में और अपने दोनों बच्चों में कभी भी फर्क किया ही नहीं है। यहाँ तक कि जब भी कभी मेरी बेटी मेरे सामने भी आती थी ना, तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेती थी, क्योंकि मैंने कभी ये जाहिर होने ही नहीं दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। हालांकि ये सब करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरी खुद की बेटी जब भी कभी मेरे सामने आती थी तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे दूर रहने की ही कोशिश करती थी। मैं कभी उसके पास भी नहीं जाती थी, ये सोचकर कि कहीं मैं अपने ममता के चक्कर में मैं कुछ ऐसी गड़बड़ ना कर दूं। अब नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, नानी माँ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देखिए, मैंने आपसे जो पूछा है आप प्लीज मुझे वो बताइए, मुझे सच जानना है।
अनिका की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, तुम दोनों को याद है जब मैंने तुम दोनों से कहा था कि अवंतिका और मुझे महादेव ने संतान का आशीर्वाद दिया है? क्या तुम्हें मेरी वो बात याद है? नानी माँ की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अनिका को इस तरह से हामी भरता हुआ देखकर अब नानी माँ कहती है, पता है वहाँ से जाने के बाद अवंतिका ने मुझे फ़ोन किया था और जब मैंने उनकी फ़ोन पर बातें सुनी तो उसने मुझे बताया था कि उसका पति इंद्रजीत पीरामल ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। उनके रिश्ते में कभी प्यार वाली कोई चीज़ थी ही नहीं। अरे वो तो बस अवंतिका की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर ही उसे धोखा दे रहा था और ये बात कभी अवंतिका अच्छी तरह से जानती थी। और जैसे ही अवंतिका की मौत हुई उसने उस औरत से शादी भी कर ली थी, क्योंकि वो शायद उस पदवी के लिए ही उससे प्यार करते का नाटक करते थे या उससे शादी की थी। अवंतिका ने मुझे कहा था कि वो किसी के भी बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन वो कभी भी इंद्रजीत पीरामल के बच्चे को जन्म देकर वो महादेव के आशीर्वाद का अपमान नहीं करेगी, क्योंकि उसे उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके लिए बस उसके किसी भी आदमी को स्पर्म चाहिए था ताकि वो बस एक बार माँ बन सके। और ये बात जब मैंने सुनी तो उस वक्त मैं एकदम से ही हैरान हो गई थी कि बिना किसी मर्द के नज़दीकियों के एक औरत किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अनिका। और उसके बाद फिर अवंतिका ने मुझे कुछ बताया था कि वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, और ये सुनते ही अब अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही बस फटी हुई आंखों से नानी माँ को ही देख रही थी कि आखिर नानी माँ भी ये क्या कह रही हैं। या अब उन दोनों की हैरानी को समझते हुए ही अब नानी माँ कहती हैं, अवंतिका का यही मानना था कि वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो सिर्फ उसका ही बच्चा होगा, ना कि वो इंद्रजीत का बच्चा होगा। उस पर उसका कोई भी हक नहीं होगा। वो अवंतिका का हंस होगा और उसके लिए ये इतना ही काफ़ी था। उसे कोई मतलब ही नहीं था इंद्रजीत से या किसी दुनिया से। ये जानने में कि वो किसके बच्चे को जन्म देने वाली है वो ये भी नहीं जानना चाहती थी। इधर नानी माँ की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आपने क्या किया? क्या आपने पापा के स्पर्म को उन तक पहुंचाया? और अगर आपने ये सब किया तो आपने उन्हें कैसे पहुंचाया? और पापा का ही क्यों, आप किसी और का भी तो कर सकती थी। ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, इसमें मेरा ही स्वार्थ था स्वाति। मुझे पता था कि तुम्हारे पापा अपनी लैब में सिक्योरिटी के साथ अपने स्पर्म को प्रिजर्व करते थे। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी। वो अपने सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर ये सब करते थे और वहाँ से उसे लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं था कि कभी मुझे माँ बनने का सुख मिलेगा, क्योंकि मुझे न इतने साल हो गए थे। मुझे इसके बाद मेरी उम्मीद तो पूरी कहीं खो सी गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी मेरा खुद का अपना बच्चा होगा। इसलिए मैं चाहती थी कि अवंतिका जिस भी प्रोसेस से प्रेग्नेंट होना चाहती है मैं उसकी मदद कर सकूं, क्योंकि उस समय मेरी दोस्त अवंतिका को बस एक बच्चा चाहिए था। और मुझे ये था कि अगर मैं ये स्पर्म यशवंत के उस तक पहुंचा दूं तो शायद फिर मैं ये बच्चे का सुख ले सकती हूँ। इसलिए एक दिन तुम्हारे पापा ने कहा था कि उन्हें राजमहल जाना है किसी काम से, और जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो ये सुनते ही मैंने उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से रानी साहिबा के लिए हैं, आप प्लीज़ उन्हें दे देना। क्योंकि एक बार तुम्हारे पापा किसी काम से राजमहल में जा रहे थे, इसलिए मैंने चोरी छुपे उस स्पर्म को उस बॉक्स में पैक कर दिया। ये सुनते ही अब वो कहते हैं ठीक है, और वो तुम्हारे पापा भी अब उस बॉक्स को लेकर चले गए थे। जैसे ही तुम्हारे पापा गए थे तो मैंने फ़ोन करके अवंतिका को सब कुछ बता दिया था कि मैंने उसके लिए वो सब भेज दिया है जिसका उसे इंतज़ार है। और उसके बाद मुझे पता चला था कि वो माँ बनने भी वाली है, क्योंकि जो मैंने उसके लिए किया था उसमें वो सक्सेस हो गई। और लगभग उसी वक्त भगवान की कृपा से मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। अब ये सारी ही बातें सुनकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि तो इसीलिए नाना जी ने कहा था कि तुम जाकर अपनी माँ से पूछो।
हाँ, शायद इसीलिए ही उन्होंने ये कहा। यानिका को ऐसे देखकर अब नानी माँ कहती है, क्या क्या तुम दोनों मुझे माफ कर सकती हो जो जो मैंने किया। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं नानी माँ, अरे इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। हम और वैसे भी हम माफ़ करने वाले कौन होते हैं, उस समय आपको जो सही लगा आपने वो किया। ये अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही नानी माँ अब उस कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखते हुए कहती है, मैं अब अंजलि को देख कर आती हूँ, अब उसकी तबीयत कैसी है। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, नानी माँ चलिए, अगर आप अंजलि मामी के पास जाना चाहती हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका अब नानी माँ की व्हील चेयर को पकड़कर अब वो आगे की तरफ बढ़ा देती है और वो दोनों ही अब दरवाजे को खोलकर अब बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा, जो कि अभी भी यहाँ पर बच्चों के इसी कमरे में ही थी, वो भी पर बेड पर बैठी हुई अब अपने मन में ही सोचती है, मैं मानती हूँ कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ था और आप एक धोखेबाज के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। फेयर इनफ, लेकिन एक बार माँ से पूछ तो लेती आप। इसका मतलब कि सालों पहले जो राजमहल में से मुझे एक फ़ाइल मिली थी, जिस फाइल की मदद से मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस की प्रोसेस को सेफ एंड सिक्योर बनाया था। माँ की बात को सुनकर तो अब ऐसा लगता है कि रानी अवंतिका खुद भी एक साइंटिस्ट रही होगी। अरे जो इस प्रोसेस को खुद से कर सकती है वो जरूर एक साइंटिस्ट होगी। अब बस मुझे भी हर हाल में यहाँ से राजमहल जाना ही होगा, क्योंकि उस जमाने में ये सब करना इतना ईजी तो नहीं रहा होगा। अब इसलिए मुझे धनंजय भाई अगर परमिशन दे, अब मुझे धनंजय भाई परमिशन दे या ना दे, मैं अब रानी अवंतिका के बारे में सब कुछ पता लगा लूँगी। क्योंकि कुछ समय पहले जब स्वाति मल्होत्रा ने करण से कहा था कि वो राजमहल जाकर सब कुछ जानना चाहती हैं, तो करण ने उस समय कहा था कि इसमें धनंजय उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने अपना मन बना लिया था कि अब चाहे धनंजय उसका साथ दे या ना दे, अब वो यहाँ पर हर एक राज को पता कर रहेगी। अरे हर बच्चे का वक्त होता है, हर बच्चे का हक होता है अपने माँ और पापा के बारे में जानने का। इसलिए मुझे भी अब मेरी माँ के बारे में जानना ही है। जिस तरह से उनके लिए ये बात मैटर नहीं करती थी कि वो किसके बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, तो अब बस मुझे भी इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा बाप कौन है। आने वाले 1 महीने के अंदर रेवती की शादी होगी और मैं फिर खुद यशवंत मल्होत्रा को मारूंगी, और ये बात तो पूरी तरह से तय है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब अपनी ही सोच में थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस के बेसमेंट में बड़ी रानी अभी यहाँ पर कवि नालिशा के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि कवि नालिशा को यहाँ पर गुलेरिया हाउस के बेसमेंट में रखा गया था। जैसे ही कवि नालिशा की अब यहाँ पर आंखें खुली तो आलिशा देखती है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर आलिशा इस जगह को नहीं पहचान पाती। इधर अब आलिशा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ हम कहाँ पर हैं। अब आलिशा की इस बात पर बड़ी रानी कहती है, बेटा आप हमारे साथ हैं और इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इस समय आपका मेरे साथ और मेरा आपके साथ रहना ज़रूरी है। और हाँ आलिशा, आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको अगर मैं सच कहूँ तो आपको अंडरग्राउंड होना ही होगा। ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, ऐसा क्यों माँ, भला हम अंडरग्राउंड क्यों हों, हम किससे छिप रहे हैं। इस बात पर बड़ी रानी कहती है, ये आप अपना फ़ोन लीजिए और किंग से बात कीजिए, वो आपको पूरा का पूरा प्लान समझा देंगे। क्योंकि देखो अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात तो आपको किंग ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अपनी रानी माँ की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, रानी माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन लतिका हमारी बच्ची, वो क्या वो हमारे से नहीं मिल सकती। ये सुनते ही बड़ी रानी कहती है, आप लतिका की चिंता मत कीजिए, हम ऊपर जाकर लतिका को देखते हैं। जब तक तुम यहाँ पर अंडरग्राउंड हो तब तक तुम्हें लतिका की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम बस बेफिक्र होकर यहाँ पर रहो।
और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हम जब तक हम या आपके मामा यहाँ पर ना आ जाएं, तब तक आप यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, किसी भी हालत में नहीं। अपनी रानी माँ की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, ठीक है माँ। और ये सुनते ही अब बड़ी रानी भी अब आलिशा के सिर पर अब अपना हाथ रखती और उसके फोरहेड पर अब एक किस करते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर आलिशा रानी बड़ी रानी के जाने के बाद अब अपने मन में ही सोचती है, पता नहीं कितने ही वक्त के लिए अब हमें ऐसे यहाँ पर एक ही जगह पर अंडरग्राउंड रहना होगा। बस एक बार जाने से पहले अपनी बच्ची को देख लेते। यहाँ आलिशा भी अपने ही ख्यालों में थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में अब यहाँ पर करण गुलेरिया को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए अब करण गुलेरिया कहते हैं, आप हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, आप दोनों भी कहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं। मैंने जो आपसे पूछा आप लोग भी कहाँ उसे बताने के लिए तैयार हैं। या इंस्पेक्टर अब्बास ने ये कहा ही था कि तभी अब इंस्पेक्टर अब्बास का फोन बजने लगता है।